This video is sponsored by Ram Ram Group of Companies, co-sponsored by Nature House and भैया जी सिल्वर कोटेड इलायची। दोस्तों, ये खबर तो आप तक पहुंच गई होगी कि जातिगत जनगणना पर मोदी सरकार ने मोहर लगा दी है कि जातिगत जनगणना होगी। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी जीत तो है, लेकिन सिर्फ इसका एक पहलू दिखाया जा रहा है। आज आपको मैं दूसरा पहलू दिखाने जा रहा हूं। वो पहलू इतना ज्यादा महत्वपूर्ण है कि उसके बारे में ना मोदी सरकार की तरफ से चर्चा हो रही है, ना गोदी मीडिया चर्चा कर रहा है, और तो कहीं ना कहीं विपक्ष भी इस बात को भांप नहीं पा रहा कि अचानक इतने सालों से जातीय जनगणना के खिलाफ बीजेपी का एक से एक अव्वल नेता जो बोलता रहा, वो अचानक से जातिगत जनगणना के साथ खड़े क्यों हो गए। क्या वाकई जातिगत जनगणना को लेकर सरकार इतनी गंभीर थी या कहां फंसती नजर आई? क्या यह सिर्फ विपक्ष को निपटाने का तरीका पर मोदी सरकार का है, या कोई अपने भी हैं जिनकी राजनीति को शून्य पर लाने की पूरी कवायद है? एक एक खबर आप जरा देखिएगा, क्योंकि यहां से शुरू होता है उत्तर प्रदेश में नया सियासी समीकरण जो साफ तौर पर संकट और कष्ट दे रहा था मोदी शाह की जोड़ी को, लेकिन एक फैसले से उन्होंने अपने सबसे बड़े प्रतिद्वंदी को रास्ते से हटा दिया। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं खबर चौक। जी हां, उत्तर प्रदेश और बिहार, जब जातीय जनगणना का जिक्र होता है तो इन दो राज्यों का जिक्र जरूर होता है। बिहार में साल के आखिर में चुनाव है, तो उसके लिहाज से यह फैसला सबसे महत्वपूर्ण माना जा रहा है। बार बार आप अलग अलग न्यूज चैनल पर जाकर देख रहे होंगे, तेजस्वी यादव उधर कह रहे हैं कि हमने कहा लालू प्रसाद यादव के सपने को पूरा किया, और बीजेपी के नेता भी देखिए कह रहे हैं कि हाँ, उनकी भी डिमांड थी। कोई आरोप प्रत्यारोप नहीं लगा रहा है। इधर क्या हो रहा है, उत्तर प्रदेश में भी यही हालात है। आप अलग अलग जगह जाकर देखिए, यही है। यानी कि स्पष्ट तौर पर बिहार के विधानसभा चुनावों के मद्देनजर ये सबसे महत्वपूर्ण फैसला, इसे मास्टर स्ट्रोक कहा जा सकता, मैं मान लूंगा। मैं इसलिए कह रहा हूं, जो बिहार विधानसभा का चुनाव है वही जातिगत जनगणना। आपको याद होगा, जो जातीय आंकड़ा जारी करने पर बीजेपी के नेता छाती पीट रहे थे बिहार में, याद होगा आपको, जब तेजस्वी यादव डिप्टी सीएम थे। अब ये हो रहा है तो वो उसे अच्छा बता रहे हैं। सोचिए कितनी जल्दी इनकी फितरत बदल जाती है। वो बिहार चुनाव के लिहाज से इसलिए भी जरूरी है क्योंकि एनडीए के अंदर खलबली थी। जेडीयू यानी कि नीतीश कुमार की पार्टी भी इसको लेकर काफी गंभीर थी, क्योंकि पहले से ही वक्फ संशोधन कानून लाने के बाद जेडीयू अधमरी हो गई। यानी एक एक करके मुसलमान नेताओं ने छोड़ दिया उन्हें। अब उन्हें एक ऐसे साथी की तलाश थी जो साथ भी रहे, और ऐसे में वक्फ संशोधन कानून को भुला दिया जाए तो ऐसे में पिछड़ों के ज्यादा से ज्यादा वोट बटोरने के एहसास लिहाज से अच्छा है। साथी भी छोड़कर नहीं जाएंगे। ऐसे ही चिराग पासवान है, वो भी आंखें दिखा रहे थे, वो छोड़कर नहीं जा पाएंगे। तमाम चीजें होंगी, लेकिन एक नेता का जिक्र नहीं हो रहा, वो है योगी आदित्यनाथ। बिल्कुल ठीक सुन रहे हैं आप। योगी आदित्यनाथ को लेकर यह फैसला कितना उनकी राजनीति के लिए घातक हो सकता है, वही मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। पहले योगी आदित्यनाथ का एक बयान मैं आपको सुनाने जा रहा हूं। इस बयान को जरा गौर से सुनिएगा। उस समय योगी आदित्यनाथ ने क्या कुछ कहा था। मूल जानना बड़ा कठिन है, हाँ, नदियों का वीरों का। ओहो, धनुष छोड़कर और गोत्र क्या होता रणधीरों का। पाते हैं सम्मान तपोबल से भूतल पर सूर, जाति जाति का शोर मचाते केवल कायर। अब आप समझिए इस पूरे बयान के पीछे की कहानी क्या है, जरा मैं बताता हूं। जाति जाति का शोर मचाते केवल कायर क्रूर। दरअसल हाल ही में आपको याद होगा, ये पूरा सिलसिला वैसे तो 2017 से चल रहा है, लेकिन 2024 आते आते जिन जाति जाति का शोर मचाते केवल कायर क्रूर बताने वाले योगी आदित्यनाथ खुद क्षत्रिय और ठाकुर होने के नाम पर इतरा रहे थे। यह साल 2024 का जिक्र मैंने इसलिए किया कि लोकसभा चुनाव निपट कर चुके थे। 240 सीटों पर बीजेपी सिमट गई थी, जहां 62 सीटों पर उत्तर प्रदेश में थी, 33 सीटों पर आ गई थी। भारी नुकसान उत्तर प्रदेश के अंदर हुआ था। स्मृति ईरानी और तो और संजीव बालियान और कई केंद्रीय नेता चुनाव हार चुके थे। नरेंद्र मोदी साहब भी वाराणसी से चुनाव हारते हारते बचे थे। काफी लंबे वक्त वो ट्रेल कर रहे थे, और आपको याद भी होगा अखिलेश यादव ने तकरीबन 3 से 4 लाख वोटों से जीत दर्ज की। राहुल गांधी ने भी यही किया, लेकिन नरेंद्र मोदी साहब सिर्फ 1.25 लाख वोटों से चुनाव जीत पाए थे। इन सब के बीच एक द्वंद्व युद्ध शुरू हुआ था। द्वंद्व युद्ध इस बात का कि नैतिकता समझिए, जिम्मेदारी लीजिए, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दीजिए। यह वो दौर था जब योगी आदित्यनाथ ने खास तौर पर अपनी जाति को हथियार बनाया था। क्षत्रिय विधायक ठाकुर विधायकों से लेकर ठाकुर मंत्रियों को एकजुट करना शुरू किया था। 2 कैंप बन चुके थे, यानी जो कल तक जाति जाति का शोर मचाते केवल कायर क्रूर कह रहे थे, वही जाति पर उतरकर योगी आदित्यनाथ आ गए थे। याद है आपको? यह पिछले 1 साल से खेल चल रहा है।
और इसी एक साल के खेल में मोदी शाह ने बढ़त बना ली है। यह जातीय जनगणना का ऐलान योगी आदित्यनाथ की राजनीति को समेटने का काम करेगा। वो समेट कर उनको बिल्कुल एक कोने में रखने का काम करेगी। वो आरएसएस जो लगातार इस तरह के बयानों और इस तरह की मांग को खारिज करती रही, उसके इतर आरएसएस को आईना दिखाने का काम मोदी सरकार ने कर दिया है। चलिए सबसे पहले देखिए अखिलेश यादव की तरफ से क्या कहा गया। देखिए एक तस्वीर है, ये संसद के अंदर की तस्वीर है। इन्होंने लिखा था जातीय जनगणना कराए सरकार, सबको सम्मान सबका अधिकार। ये लिखा था जातिगत जनगणना का फैसला 90% पीटीए की एकजुटता की 100% जीत है। हम सब के सम्मिलित दबाव से भाजपा सरकार मजबूरन ये निर्णय लेने को बाध्य हुई। सामाजिक न्याय की लड़ाई में पीटीए की जीत का एक अति महत्वपूर्ण चरण है। भाजपा सरकार को यह चेतावनी है कि अपनी चुनावी धांधली को जातीय जनगणना से दूर रखे। एक ईमानदार जनगणना की हर जाति को अपनी अपनी जनसंख्या के अनुपात में अपना वो अधिकार और हक दिलवाएगी जिस पर अब तक वर्चस्ववादी फन मारकर बैठे थे। ये तमाम बातें उन्होंने लिखी। उन्होंने लिखा ये अधिकारों के सकारात्मक लोकतांत्रिक आंदोलन का पहला चरण है और भाजपा की नकारात्मक राजनीति का अंतिम। भाजपा की प्रभुत्ववादी सोच का अंत होकर ही रहेगा। संविधान के आगे मन विधान लंबे समय तक चल नहीं सकता। ये इंडिया की जीत है। अब आइए आते हैं क्यों ये जातीय जनगणना। आपको याद होगा नरेंद्र मोदी साहब की जब जाति का जिक्र किया जा रहा था तो बताया गया था वो भी पिछड़े हैं, एक ने तो कहा था तेली हैं, तमाम तरह की बातें हो रही थी ना। आप सोचिए जातीय जनगणना का विरोध कौन से प्रदेश के मुख्यमंत्री करते रहे। जी हाँ, बिल्कुल सही सोच रहे हैं आप, योगी आदित्यनाथ। दरअसल सवर्ण वर्ग जो है, जिसमें ब्राह्मण भी आते हैं, जिसमें बनिया भी आते हैं, जिसमें आपके ठाकुर आते हैं, खास तौर पर इनका फोकस हमेशा रहा है कि आरक्षण खत्म हो। मैं ये नहीं कह रहा कि गलत है, सही है, वो उनका अपने अपने विचार है। वो आरक्षण विरोधी हैं, हमेशा रहे। अगड़ी जाति के लोग हैं, वो अलग अलग तथ्य तर्क देते हैं कि आर्थिक तौर पर देना चाहिए आरक्षण, जाति के आधार पर नहीं, इस आधार पर नहीं, उस आधार पर वो तथ्य देते हैं। उनके अपने तथ्य सही भी हो सकते हैं। तो सवर्ण वर्ग जो आप तथ्य देते हैं वो कहते हैं हमेशा, आप देखिएगा, आरक्षण विरोधी और जातीय जनगणना के खिलाफ इसलिए भी क्योंकि अगर आंकड़े आगे आते हैं तो उस हिसाब से काफी कुछ चीजें और बदल सकती हैं, यानी आरक्षण की व्यवस्था में और परिवर्तन आ सकता है। इस बात का भी डर इस बात का सताता रहता है। ऐसे में आपने देखा होगा कि भारतीय जनता पार्टी की मजबूत नींव अगर कोई है तो यही क्षत्रिय, वैश्य और ब्राह्मण है। ये तीन जातियां ही सबसे ज्यादा मजबूत तौर पर, जिसमें से दो जाति तो मजबूत रहती हैं। एक तो क्षत्रिय हमेशा बीजेपी को वोट कास्ट करता है, नाराज हो जाएगा तो वोट ही कास्ट नहीं करेगा, लेकिन करेगा तो बीजेपी को। और ऐसे ही वैश्यों के लिए यानी बनियों के लिए, बनिया समाज भी आगे आकर अगर वोट कास्ट करेगा तो बीजेपी करेगा, वरना नहीं करेगा। ब्राह्मणों की स्थिति हमेशा रही है देखने में कि कभी कभी वो सपा के साथ, कभी बीएसपी के साथ, कभी बीजेपी के साथ, तो कभी कांग्रेस के साथ जाते रहे। डामाडोल स्थिति रही है, लेकिन फिर भी वो जिसके साथ जाते हैं वो दल मजबूत नजर आता है। अब जब एक ऐसे हालात बन रहे हैं, जब उत्तर प्रदेश के अंदर योगी आदित्यनाथ को 2027 से पहले मजबूत होना है, जातीय जनगणना का मुद्दा उठाकर कैसे वहां पर सेंध लगाने का काम मोदी सरकार ने कर दिया, आप समझिएगा। इस आधार पर लंबे समय तक योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रह पाएंगे, ये एक सोचने वाला सवाल है। क्या वाकई समाजवादी पार्टी का रास्ता मोदी शाह ने आसान कर दिया है? क्या वाकई नेतृत्व परिवर्तन जल्द होने जा रहा है? नमस्कार। न्यू पब्लिक इंटर कॉलेज लखनऊ, एडमिशन ओपन। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉल 0522 282232 और 7755 089585।